नमस्कार मधु, स्वागत है बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ एक बार फिर से आपके सामने। मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और लगातार आगामी परीक्षाओं पर आने वाले क्वेश्चन हैं। हमारा हर एक क्वेश्चन जो वीडियो में दिखाया गया है वह सेलेक्टेड क्वेश्चन है और इसके पहले के बहुत सारे परीक्षाओं पर आया हुआ है और लगातार आपकी आगामी परीक्षाओं पर ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री में। अब वीडियो को कर दें लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। शुरुआत करते हैं छोटे वीडियो में, 10 मिनट करीब का वीडियो यह रहेगा और इसमें हम आपको 10 से 15 क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे और एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीला मेन की आवश्यकता होती है, किस काम में होती है, किस लिए होती है। तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर दे देंगे बीला मेन के बारे में। देखिए 4 विकल्प हैं। सबसे पहले तो उत्तर बताते हैं। विकल्प है, पहला है पौधों में श्वसन के लिए, ऊतकों की सुरक्षा के लिए, नमी के अवशोषण के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। ये 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए बीला मन आखिरकार है क्या, तब आप इसका उत्तर बता सकते हैं। देखिए बीला मेन में यहाँ पर देखिए राइट आंसर है, नमी के अवशोषण के लिए बीला मेन की आवश्यकता होती है। अब इसका डिटेल बताएंगे, इसमें 4-5 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। देखिए बीला मेन जो है, पौधों की कुछ जड़ें वायु में लटकी रहती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें उनकी जड़ें वायु में लटकी रहती हैं, आता है, उन्हें वायवी जड़ें भी कहते हैं। इन जड़ों की बाहरी परत एक विशेष स्पंजी ऊतक से बनी होती है, यह ऊतक बीला मेन कहलाता है। तो ये बीला मेन का एकदम सटीक और सरल परिभाषा है कि पौधे की कुछ जड़ें वायु में लटकी रहती हैं और ये वायवी जड़ें कहलाती हैं। इन जड़ों की बाहरी परत एक विशेष स्पंजी ऊतक के द्वारा बनी होती है, इस ऊतक को ही बीला मेन कहते हैं, तथा वायु की नमी को अवशोषित कर लेता है। चूँकि बाहर होती है और बाहर वायु होती है, वायु में नमी होती है, उस नमी को यह अवशोषित कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल भी हैं, एराएड्स पहला एग्जाम्पल है और अर्किड्स ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो आप समझ में आपको कंप्लीट आ गया होगा और 4-5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन क्वेश्चन को इतना घुमा के दिया जाता है कि आप जानते हुए भी उत्तर नहीं दे सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। भोजन का अपकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। अब जिसने भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी किया है उसको पता है कि ये ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा का किसी भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। चलिए इसके बारे में आपको डिटेल और उत्तर बताते हैं। उत्तर है भोजन का ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण जो है नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आवंध कोशिकांग को सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका की कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, उसको कोशिका द्रव बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या शक्तिग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। शक्तिग्रह ऊर्जा का जो है यहाँ पर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ये कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर मिल गई है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।
मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। तो भौतिक आधार है किसका कथन है, ज़्यादा यहाँ पर डिटेल नहीं दिया है। देखिए हेनरी लैमार्क, हैक्सले और टेबीरेनस ने, तो यहाँ पर किसने दिया है भौतिक आधार है किसका, तो ये कथन है हैक्सले का। यहाँ पर राइट आंसर सी। इनका डिटेल आपको दे देते हैं, भौतिक आधार के बारे में उन्होंने क्या कहा है। देखिए हैक्सले 1963 ने इस जीवन का भौतिक आधार कहा है, यानी क्वेश्चन आपको वहाँ पर होना चाहिए जीवन का भौतिक आधार क्या है, हैक्सले 1963 ने कहा है। एक आदर्श जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में विभिन्न कोशिकांग होते हैं, जैसे कि केंद्रक हो गया, दीपक हो गया, राइबोसोम छोटे बिंदु के, बेसेल्स हो गए, और रुख एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गल्जिकाय हो गया, साइटोकेलेटन हो गया, स्मोट हो गया, माइटोकांड्रिया हो गया, रसधानी हो गई, कोशिका द्रव हो गया, लाइसोसोम हो गया, तारक काय हो गया। ये तमाम तरह के ये पाए जाते हैं, इनके बारे में हैक्सले ने यहाँ पर बताया है। तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। इसका सन भी है 1963 में बताया हुआ है। ठीक, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है न्यूनीकृत पत्तियां और धंसे हुए रंध्र के प्रमुख लक्षण क्या हैं। अधिपादप है, जलोदभिद है, समोदभिद है, सुक्षोदभिद है। तो ये चार आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, न्यूनीकृत पत्ती और धंसे हुए रंध्र के प्रमुख लक्षण। तो इसका पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो जो पौधे जो है कम नमी वाले स्थान पर या जिनको जल नहीं मिल पाता है पर्याप्त मात्रा में, ये जल का बहुत कम उपयोग करते हैं, वे पौधों में धंसे हुए रंध्र होते हैं। तो यहाँ पर अब इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। यहाँ पर शुष्क वाले पौधे जो होते हैं इसमें आएंगे। यहाँ पर देखिए इसका डिटेल आपको दिखाते हैं। शुष्कोदभिद फसलें जो होती हैं, ये फसलें बहुत ही शुष्क वातावरण एवं भूमि में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में या पानी कम होता है अथवा होता ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए नागफनी, घिग्वार इसके उदाहरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है। अस्थियों यानी हड्डियों का अध्ययन करने वाली शाखा का नाम बताना है। ओरोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी है, सेरेमोलॉजी है और जियोलॉजी है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको दिखाते हैं, सही आंसर बी वाला हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी में। इसका डिटेल आपको दे देते हैं। डिटेल में देखेंगे अगर आप इसमें, तो ऑस्टियोलॉजी को हिंदी में अस्थि विज्ञान भी कहते हैं। तो अस्थि विज्ञान या ऑस्टियोलॉजी अस्थियों या हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। यह विज्ञान और पुरातत्व की एक उपशाखा है। अस्थि विज्ञान के अंतर्गत हड्डियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जिसमें अस्थि की संरचना, कंकाली तत्व, दांत, आकृति विज्ञान, अस्थियों के कार्य, रोग विकृति विज्ञान, उपास्थि सांचों से अस्थिकरण प्रक्रिया, हड्डियों का प्रतिरोध और कठोरता, जैव भौतिकी या बायोफिजिक्स आदि ये सभी शामिल होते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है। ये एकदम नए टाइप का क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम पर आया हुआ है। जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित होता है। शिशु के, महिलाओं के, त्वचा के और वृद्धि के। ये आपको यहाँ पर चार विकल्प मिलेंगे। वृद्ध है यहाँ पर। तो किससे संबंधित है जेरेंटोलॉजी, तो राइट आंसर आपको दे दे, ये इसका डी वाला होगा, वृद्ध से संबंधित है। यहाँ पर जेरेंटोलॉजी जो होता है, यहाँ पर डिटेल में देखिए, यह बुढ़ापे की प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है और इसको जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन है कंकाली उत्तक का, पेशी उत्तक का, उपसिथ उत्तक का और बासामय उत्तक का। ऊंट का कुबड़ आपने देखा होगा, उसके बारे में स्टडी भी किया होगा, लेकिन बहुत डीपली क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस उत्तक का बना होता है कुबड़। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है बासामय उत्तक का। देखिए इसका डिटेल अगर आपको दिखाएं तो डिटेल में ऊंट का जो कुबड़ होता है किस वसा में उत्तक का बना होता है। तो वसा उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एरियोलर और एडिपोस उत्तक। ये यानी वसामय उत्तक का बना होता है, और ये जो है एरियोलर और एडिपोस दोनों उत्तकों का कॉम्बिनेशन होता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल हरी वाणंता होने का क्या कारण होता है। वाणंता रोग होता है जिसमें मनुष्य या फिर जीव जो है यहाँ पर रंगों में भेद नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है। प्राथमिक रंग जो होते हैं लाल हरा नीला, इसमें अंतर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर देखिए लाल हरी वर्णनता होने का कारण अधिक मदिरापान, यक्ष गुणसूत्रों की वंशागति, वाई गुणसूत्रों की वंशागति, विटामिन ई की कमी। तो जब लाल हरी वर्णन वो हो तो आपको यक्ष गुणसूत्रों की वंशागति, चूँकि वाणनता जो है एक अनुवांशिकी के अंतर्गत बीमारी आती है, एक लिंगी बीमारी होती है। तो यहाँ पर यक्ष गुणसूत्रों की वंशागति लाल हरी में होगा। इसका डिटेल आपको दिखा देते हैं। देखिए कि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में लाल हरी वर्णनता की आवृत्ति कई बार अधिक होती है, क्योंकि पुरुषों में केवल यक्ष गुणसूत्र होता है। अतः एकमात्र गुणसूत्र पर वर्णनता के एलील होने के कारण ये वाणंद होते हैं। अतः वर्णनता के लिए पुरुष अधिक सहिष्णु होते हैं और महिलाएं प्रवाहक होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो प्रोटोजोआ के नाम तो आप जानते होंगे, लेकिन हरा प्रोटोजोआ के नाम से क्या जाना जाता है? अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मैनिया और यूग्लिना। तो हरे कलर का होगा, यहाँ पर गेस कर सकते हैं आप। राइट आंसर आपको दिखा दें, यूग्लिना जो है हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ, ग्रीन प्रोटोजोआ कहा जाता है यूग्लिना को, तो ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए। फिर है यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि जो रोग है मनुष्य की आंत में पहुँचता है। तो किसके अधपके मांस से, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुँच जाता है। राइट आंसर होगा सुअर का अधपका मांस अगर खाते हैं तब होगा। अब फीता कृमि जो होता है इंसान के अंदर सुअर का मीट खाने से हो सकता है। यदि इंसान सुअर के मीट को कम पकाकर खाता है तो उसके द्वारा इंसान के शरीर में फीता कृमि की उत्पत्ति हो जाती है। यह एक तरह का जिस प्रकार का आपको अंदर जो कीड़े बन जाते हैं बड़े साइज के, केचुआ आपने देखा उसके साइज के, फीता कृमि जो होता है बहुत लंबा साइज होता है और चपटे आकार का फीते की तरह होता है, इसलिए इसका नाम भी फीता कृमि है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम इतने ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। क्वेश्चन तो हमारे पास और भी हैं, वह अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल फ्री है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें